हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। मैं पुरुषोत्तम सर। आज मैं 11th क्लास की अकाउंट्स की पहली क्लास ले रहा हूँ। इसमें क्या है, मैं आज आप लोगों को बेटा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बताऊंगा कि अकाउंटिंग 11th अब क्या होता है। 10th आप लोग करते हो, 10th से पहले अकाउंट्स वगैरह का कुछ आइडिया होता नहीं है। फर्स्ट टाइम अकाउंट्स सब्जेक्ट आप लोगों के सामने आता है। तो अकाउंट्स होता क्या है, क्यों करना है उसमें, और क्या करना है, हमें कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से अकाउंटिंग का कराऊंगा। जिसमें डेबिट क्रेडिट आप लोगों ने सुना होगा। डेबिट क्रेडिट एक कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन डेबिट क्रेडिट को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट से आपका पीछा नहीं छूटना है। चाहे आप 11th में हो, 12th में, बीकॉम एमकॉम कुछ भी करो। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अकाउंट्स की डेफिनेशन की बात करूंगा। अकाउंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये अकाउंटिंग का डेफिनेशन है। अकाउंट्स कहो, अकाउंटिंग कहो, अभी एक ही बात है। देखो क्या डिफाइन किया गया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। क्या कहा जा रहा है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। यानी अकाउंटिंग में 3 स्टेप्स, क्या क्या हमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। और क्या कहा जा रहा है? इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब प्रॉपर मैनर, सिस्टमैटिक मैनर, जिसके थ्रू हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर या सिस्टमैटिक मैनर, प्रॉपर मैनर, कुछ भी कह लो। और क्या कहा जा रहा है आगे? इन टर्म्स ऑफ मनी। जब भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो रिकॉर्डिंग जो भी कुछ भी हम अकाउंट्स में करेंगे तो ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स को हम बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे जिसको मनी के टर्म में इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्या मैंने कहा कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स are recorded in the books of accounts which can be interpreted in terms of money or which are expressed in terms of money. In terms of money कहने का मतलब क्या हुआ कि या तो रुपीज, डॉलर, कुछ भी उस टर्म में आप उसको इंटरप्रेट कर सको ट्रांजेक्शन को, उसी को इन टर्म्स ऑफ मनी कहा जाएगा। वैसे ट्रांजेक्शन या इवेंट्स जिनको मनी के टर्म में हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते, अमाउंट के टर्म में हम उसको नहीं बता सकते, उसकी जगह अकाउंटिंग में नहीं है। तो ऑलवेज ही मनी के टर्म में ही अकाउंट्स में आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। तो ओनली दोज ट्रांजैक्शन और इवेंट्स विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसी को हम फिनेंशियल कैरेक्टर भी कहते हैं। यानी जो फिनेंशियल नेचर का, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हम बात करेंगे जिनका नेचर फिनेंशियल है, जो फिनेंशियल नेचर के हो। फिनेंशियल नेचर का मतलब कि जिन मनी का जहां पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसको हम मनी के टर्म में इंटरप्रेट कर सकते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो क्या क्लियर हुआ बेटा कि अकाउंटिंग में हमने क्या क्या करना है? रिकॉर्डिंग करनी है, क्लासिफाइंग करनी है, समराइजिंग करना है इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक मैनर। उन्हीं ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को हमें यहां कंसीडर करना है जिसको मनी के टर्म में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी जिनका नेचर जो फिनेंशियल नेचर का है, वही ट्रांजैक्शन जो फिनेंशियल नेचर के हैं, और उसके थ्रू हमें क्या करना है? रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ स्टेजेस या स्टेप्स हो गए। तो सबसे पहले स्टेप, अब अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने क्या करना है? सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग होता क्या है? पहला स्टेज क्या हो गया? रिकॉर्डिंग आपको करनी है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग आपको करना है। फिर तीसरा स्टेज क्या है? समराइजिंग आपको करना है। समराइजिंग के बाद क्या करना है? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है इन सारी चीजों का। फिर उससे कम्युनिकेशन, यानी यूजर्स को कम्युनिकेट करना। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग, आफ्टर दैट क्लासिफाइंग,
देन समराइजिंग, और उसके बाद हमने क्या करना है, जो समराइजेशन के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिला उसको एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड आफ्टर दैट जो यूजर्स हैं, जो एक्चुअल में इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले लोग हैं, उनको कम्युनिकेट करना, उन तक ये इंफॉर्मेशन को हमें पहुंचा देना है। तो सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग की बात करें। रिकॉर्डिंग को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जर्नल कहा जाता है। जर्नल कह लो या जर्नल एंट्री कहो, एक ही बात है। तो रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, या इसको जर्नल एंट्री भी कहा जाता है। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, जब भी कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा जिसको मनी के टर्म में हम इंटरप्रीट कर सकते हैं, उसकी एंट्री सबसे पहले हमें कहां करनी है, तो इस जर्नल में करनी है। तो अकाउंटिंग का पहला स्टेज, पहला फेज क्या हो गया आपका, जर्नल या जर्नल एंट्री। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा बिजनेस में तो उसकी हमने जर्नल एंट्री करनी है। दैट्स व्हाई वी कॉल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल क्या है हमारे लिए, तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब इस जर्नल को हम डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में भी डिवाइड करते हैं। वो अलग अलग बुक्स हमारे लिए क्या हो जाती हैं, तो डिवाइडेड इनटू different various subsidiary books like cash book, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, bills receivable book, bills payable book and proper journal। तो मैंने क्या बताया कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमें क्या करना है, उसको इस जर्नल में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, उसकी एंट्री करनी है। और ये जर्नल को डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं, तो कैश बुक, कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम कैश बुक में डाल देंगे। परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको परचेज बुक में डाला जाएगा। सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सेल्स बुक में। उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक भी हो सकता है, सेल्स रिटर्न बुक भी हो सकता है, उसके लिए अलग अलग। बिल्स रिसीवेबल, ये आगे का कॉन्सेप्ट है, जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर करेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करूंगा। अभी इतना समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल भी एक बुक होती है और एक बिल्स पेएबल होता है। और इन सारे बुक्स में जो एंट्री या जो ट्रांजैक्शन नहीं आ पाएगा उसके लिए प्रॉपर जर्नल हम करेंगे। तो इस तरह से ये डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स हो गया जिसको जर्नल के कैटेगरी के अंडर आता है। और सबसे पहले जब ट्रांजैक्शन होगा तो इन्हीं बुक्स में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला हमने काम क्या कर लिया जी, फर्स्ट स्टेज हमने रिकॉर्डिंग कर लिया। अब रिकॉर्डिंग के बाद हमने क्या करना है, क्लासिफाइंग करना है। क्लासिफाइंग का मतलब कि पोस्टिंग इनटू लेजर, यानी ये जो रिकॉर्डिंग हमने किया इसको फिर लेजर में हमें पोस्ट करना है। लेजर में पोस्ट करने का क्या मतलब होता है, तो इसको कहा जाता है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। नाम से ही क्लियर है कि हमें क्लासिफाई करना है, यानी ग्रुपिंग करनी है। ये जो हमने डिफरेंट अलग अलग एंट्रीज को जो हमने रिकॉर्ड किया उसको यहां पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। एक टाइप के सिमिलर नेचर के एंट्रीज को हम एक जगह रख देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर। तो सेकेंड स्टेज हमारा क्या हुआ कि जो ऑलरेडी हमने रिकॉर्डिंग किया था, जर्नल हमने किया था, उस जर्नल से लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। लेजर पोस्टिंग का मतलब कि सिमिलर टाइप ऑफ अकाउंट्स को एक अलग प्लेस दे रहे हैं, एक अलग जगह पे हम रख रहे हैं। तो इसीलिए पोस्टिंग टू लेजर या लेजर का मीनिंग क्या हो गया, तो प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस, यानी एक टाइप के सिमिलर टाइप के जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको हमें एक सेपरेट हेड ऑफ अकाउंट्स कर देना है। जैसे सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस के लिए एक सेल्स बुक हमने कर लिया, सेल्स अकाउंट कर लिया। परचेज से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन होंगे उसके लिए एक परचेज अकाउंट हमने मेंटेन कर लिया। तो इसी को क्या कहेंगे, लेजर पोस्टिंग। उसके बाद इस लेजर पोस्टिंग के बैलेंसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अलग इस डेटा को अब क्या समराइजिंग,
क्लासिफिकेशन के बाद हमें क्या करना है, समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी यहां पर रिकॉर्डिंग और लेजर पोस्टिंग के थ्रू जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आया उस इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है। यानी ये जो क्लासिफाइड डेटा या क्लासिफिकेशन जो हमने किया, इसके बेसिस पर अब हम डेटा को आगे समराइज फॉर्म में आगे उसको हमने प्रेजेंट करना है। वो प्रेजेंटेशन का हमारा क्या तरीका है, तो उसके लिए आगे हम ट्रायल बैलेंस करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, बैलेंस शीट करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक समरी शीट होती है जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड के बैलेंसेस को हम लेते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल हो गया, इट मींस कि एटलीस्ट अर्थमेटिकली हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स करेक्ट है। अगर ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है, इट मींस कि कुछ ना कुछ एरर है, अर्थमेटिकली हमारी बुक ऑफ अकाउंट्स करेक्ट नहीं है। तो यहां पर समराइजिंग में आपको क्या क्या करना है, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस लिए किया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट की हमारी कैलकुलेशन होती है, जो फाइनल अकाउंट फिनेंशियल स्टेटमेंट जब करोगे तो उसमें करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया जाता है जिससे नेट प्रॉफिट की कंप्यूटेशन हो जाती है। और फिर बैलेंस शीट करते हैं। बैलेंस शीट हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का पोजीशन बताता है कि बिजनेस में एसेट्स का क्या पोजीशन है, कितने के एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हमारी कितनी है। तो ये सारी चीजें आपका समराइजिंग में आ गया। तो समराइजिंग मींस प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा, यानी जो हमने यहां पर क्लासिफिकेशन किया था, लेजर किया था, इस लेजर के थ्रू ही हम आगे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट करते हैं। इसको आप फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट भी कह देते हो, फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी हमने समराइजिंग में किया उसको दैट इज कॉल्ड फाइनल अकाउंट और फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कहोगे। फोर्थ स्टेज क्या है हमारा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या जो कुछ भी हमने रिजल्ट निकाला यहां से फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने किया उसका एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूजर तक कम्युनिकेट करना। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अकाउंटिंग को डिफाइन कैसे करोगे, अकाउंटिंग प्रोसेस में हमने कौन कौन से स्टेजेस फॉलो करना है और उस स्टेजेस का मीनिंग क्या होता है। तो सिंपली मैंने क्या किया कि अकाउंट्स आपका स्टार्ट कहां से होता है, रिकॉर्डिंग, जिसको जर्नल एंट्री कहते हैं। जर्नल एंट्री से आपको लेजर पोस्टिंग करना है, लेजर पोस्टिंग यानी क्लासिफिकेशन हो गया उसका। उसके बाद समराइजिंग यानी ट्रायल बैलेंस करना है, ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही आप फिनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट करोगे जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको करना होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फॉर्म के लिए। ये इतना तो बेसिक्स है आपके अकाउंट में, अगर ये जब तक नहीं करोगे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो इतना तो आपको करना ही करना है। अब आगे क्या करें, तो बेटा मैंने क्या बताया कि फर्स्ट स्टेज हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग का मतलब मैंने क्या बताया, पहला स्टेज हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग, यानी जो भी रिकॉर्डिंग, किस चीज का रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कह लो या जर्नल कह लो, एक ही बात है। तब किस चीज की रिकॉर्डिंग करते हैं, अब देखो होता क्या है कि कोई भी बिजनेस होगा, नॉर्मली अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है आपको, तो बिजनेस है इसलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत है। अगर बिजनेस नहीं रहे तो हमें अकाउंटिंग की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए अकाउंटिंग को क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, अकाउंटिंग हमारे लिए क्या है, जब तक अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ
बिजनेस। अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर अकाउंटिंग आपको नहीं पता तो बिजनेस को आप डिटेल में अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, बिजनेस के बैलेंस शीट को नहीं समझ पाओगे, उसकी और जो इंफॉर्मेशन है उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई अगर अकाउंटिंग इज द, क्या हो गया, अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तब क्या हुआ? बिजनेस है तो अकाउंटिंग है, अगर बिजनेस नहीं है तो अकाउंटिंग की जरूरत भी नहीं है। अब हमें पता है कि जब बिजनेस होगा तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? लेन देन। लेन देन, परचेज हुआ, कैश का पेमेंट हुआ, सेल्स हुआ, कैश रिसीव हुआ, ठीक है, बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो बिजनेस जब होता है तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं, डेली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। तो क्या करना है? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, यानी उसकी जर्नल एंट्री करनी है। तब इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं जी? तो इसके लिए डबल एंट्री सिस्टम हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। मैंने क्या बताया कि बिजनेस है तो उसमें ट्रांजैक्शंस होंगे, और उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जर्नल इज द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। जैसे ही कोई फिनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होगा जिसको मनी के टर्म में हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसकी हमने रिकॉर्डिंग करनी है, यानी जर्नल करनी है। और जर्नल करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि बोथ द aspects of a transaction should be recorded. तो डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है। दो एस्पेक्ट्स का रिकॉर्ड का मतलब कि फॉर ईच ट्रांजैक्शन we need to record both the aspects of transaction, यानी इसके लिए एक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड, शॉर्टकट में इसको DR लिखते हैं, एंड अनदर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, जिसको शॉर्टकट में आप CR लिखोगे। तो क्या मतलब हुआ? ध्यान दो बेटा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो आपने क्या करना है? उसके लिए दो अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, फॉर ईच ट्रांजैक्शन हमें क्या करना है? उसके लिए दो अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे। एक अकाउंट उसके लिए हमने डेबिट करना है और दूसरे अकाउंट्स को क्रेडिट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो हमें एक अकाउंट को डेबिट करना है, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसी को कहा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम में वी नीड टू रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन। तो दो अकाउंट हमें अफेक्ट होगा फॉर ईच ट्रांजैक्शन, टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, दैट्स व्हाई वी हैव टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। तब बात आती है कि किस अकाउंट को हम डेबिट करें, किसको क्रेडिट करें। तो उसके लिए तो अकाउंट्स के बारे में हमें जानना जरूरी है, वो हमें पता ही नहीं है। तो अब अकाउंट्स को समझते हैं कि अकाउंट्स होता क्या है, फिर हम डेबिट क्रेडिट को समझेंगे कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अकाउंट्स को समझने के लिए हमें क्या करना है? क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को समझने के लिए क्या करना है आपको?
अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है। अकाउंट्स को दो कैटेगरी में हम डालते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड दूसरी कैटेगरी क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को फर्दर दो कैटेगरी में डाला जाता है, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले हम पर्सनल, तो इस तरह से हमारे पास तीन टाइप्स के अकाउंट हो गए। कौन कौन से जी? पर्सनल अकाउंट, फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। तो तीन टाइप के अकाउंट्स हैं और इन तीनों टाइप के अकाउंट्स के लिए डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होंगे हमारे पास कि इन तीनों ही अकाउंट्स के लिए किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो इसको समझो, इजी है, आसान है, बस आपको एक बार अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब कि कोई भी अकाउंट जो किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो ऑल दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब कि जो किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से रिलेटेड में नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। नेचुरल पर्सन्स का मतलब क्या हो गया कि ह्यूमन बीइंग, राम कोई पर्सन है तो राम का अकाउंट हो गया जी। मोहन कोई पर्सन है, मोहन का अकाउंट हो गया, ठीक है। गीता कोई पर्सन है, गीता का अकाउंट हो गया। तो नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल के जितने भी अकाउंट्स होंगे उसको हम पर्सनल अकाउंट्स कहेंगे। उसी तरह से कुछ आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन्स का अकाउंट हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब क्या होता है, समझ लो कि एक्चुअल में ये ह्यूमन बीइंग नहीं होते, नेचुरल पर्सन नहीं होते, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ इनका क्रिएशन है, अकॉर्डिंग टू लॉ इनकी एक पर्सनालिटी है। दैट्स वाई वी कॉल आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कोई भी फॉर्म है, कोई भी फॉर्म है या और कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ठीक है जी, सोसाइटी है, कोई क्लब है, हॉस्पिटल है, कोई एनजीओ है। तो कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, सोसाइटी हो, क्लब, हॉस्पिटल, एनजीओ, कुछ भी हो जहां पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेन देन हो रहा है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन के कैटेगरी में डालेंगे। आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स कि वैसे तो ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका नहीं है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग उसकी एक पर्सनालिटी है एंड क्रिएटेड बाय लॉ है। इसलिए इस जैसे मान लो रिलायंस कंपनी क्या है जी, तो रिलायंस नाम का कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन रिलायंस कंपनी के अंदर ट्रांजैक्शंस तो होते हैं, तो उसको रिलायंस के नाम पर ही रिकॉर्ड करना है। तो रिलायंस कंपनी क्या हो गई, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। रिलायंस क्या हो गया, आर्टिफिशियल पर्सन। टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं, वो क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है समझो बेटा। क्या होता है कि बिजनेस का अपना कुछ नहीं होता है, बिजनेस एक सिंपली लीगल एंटिटी है, उसमें किसी ना किसी को पैसा लगाना पड़ता है, तब जाके उस बिजनेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है और उसमें काम होता है। तो बिजनेस में पैसा लगाने वाला कौन होता है, या तो ओनर पैसा लगाएगा जिसने बिजनेस को शुरू किया, जिसको ओनर हम कह सकते हैं, या तो वो पैसा लगाएगा या दूसरे लोग लगा सकते हैं। तो ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल कहा जाता है या इंटरनल लायबिलिटी भी कहोगे। और अदर देन ओनर जो लोग अगर पैसा लगाया जाता है तो उसको लायबिलिटीज कहा जाता है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। तो कैपिटल का मतलब क्या हो गया कि ओनर्स इन्वेस्टमेंट
ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। तो बिजनेस में जो ओनर पैसा लगाता है उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल। तो कैपिटल मींस कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। और ओनर कोई ना कोई पर्सन ही होगा, या तो नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल पर्सन होगा। कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा या तो उसमें नेचुरल पर्सन इन्वेस्ट करेगा या कोई ना कोई आर्टिफिशियल कंपनी करे, आर्टिफिशियल पर्सन जैसे फॉर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाएगा। तो कैपिटल का मतलब ओनर का इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में है, और वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। और ओनर कोई ना कोई पर्सन ही होगा, इसलिए कैपिटल को भी हमने पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में ही डालना है। उसी तरह से ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स भी क्या है आपका? ड्राइंग्स का अकाउंट का मतलब क्या हो गया जी? तो विड्रॉन बाय ओनर फ्रॉम बिजनेस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जस्ट रिवर्स अपोजिट टू कैपिटल हो गया। कैपिटल में ओनर, कैपिटल के रूप में इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया है बिजनेस में, और ड्राइंग्स के थ्रू वो पैसा निकाल रहा है। यानी ओनर अगर बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है, कुछ भी निकालता है, उसको हम क्या कहेंगे? ड्राइंग्स कहेंगे। तो ड्राइंग्स भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को। तो इसलिए ड्राइंग्स भी आपका कैपिटल अकाउंट के ही कैटेगरी में आ जाएगा। और कुछ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स की हम बात करेंगे। इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो होगा वो किसी न किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले बात करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब बिजनेस होगा तो उसमें एक्सपेंसेस होंगे। एक्सपेंसेस का अगर पेमेंट हो गया तो क्लियर हो गया। अगर एक्सपेंसेस ड्यू हुआ लेकिन उसका अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट है। रीजन बीइंग कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको देना है। तो ध्यान देना, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स होंगे उनमें या तो किसी पर्सन को हमें देना होगा या किसी पर्सन से हमें लेना होगा। तो किसी ना किसी पर्सन को यह रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब हो गया? तो ऐसा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पेड। ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो गया, हमें देना तो था, बिजनेस का एक्सपेंस है, देना था हमें, लेकिन अभी हमने दिया नहीं है, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट एट पेड। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? उस पर्सन को जिसको पेमेंट करना है। सेकेंड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब कि एक्सपेंस अभी ड्यू नहीं हुआ लेकिन उसको पेमेंट कर दिया गया। तो जिसको भी पेमेंट कर दिया गया उसको आगे हम एडजस्ट करेंगे। यानी इसको क्या कह सकते हो? एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस। उसी तरह से आपका इनकम से रिलेटेड, अब एक्सपेंसेज हो गया, एक्सपेंसेज का आउटस्टैंडिंग यानी ड्यू और प्रीपेड हो सकता है। उसी तरह से इनकम का भी, इनकम अर्न हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ तो उसको अक्रूड इनकम कहते हैं। और अगर एडवांस में ही हमने इनकम ले लिया तो एडवांस इनकम हो गया, और दोनों ही किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे लेना है या ले चुके हैं। तो अक्रूड इनकम, अक्रूड या इसको आउटस्टैंडिंग इनकम भी कह सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? तो अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब कि ऐसा इनकम
हमारी थर्ड कैटेगरी उसमें क्या हो गई, अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम। क्या मतलब हो गया, तो ऐसा इनकम जो हमने अर्न तो कर लिया, इनकम अर्नड बट नॉट एट रिसीव्ड। हमने इनकम अर्न हो गया, इनकम लेने का राइट हमारे पास आ गया, लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुआ, तो उसको अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम कहेंगे। ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमें पैसा लेना है। उसी तरह से एडवांस इनकम, एडवांस इनकम मतलब ऐसा इनकम जो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस में इनकम हमने रिसीव कर लिया। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में मैंने क्या बताया कि वो सारे नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, कैपिटल, ड्राइंग्स और कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हैं, इनको मैंने डिस्कस किया। अब दूसरी कैटेगरी जो हमारी है, आप लोग नोट कर लेना इस चीज को, दूसरी कैटेगरी है हमारी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है, तो आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज, आपके बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे यानी प्रॉपर्टीज जो होंगी आपके बिजनेस की, उसी को हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट। अब एसेट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो देखो, एसेट्स को दो कैटेगरी में हम डालते हैं, करेंट एसेट्स, एसेट्स क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि दो टाइप के एसेट्स हो गए, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब कि जो एक साल के अंदर अंदर जिसका कंजम्पशन हो जाना है, यानी करेंट एसेट्स का बेनिफिट विद इन अ ईयर एंड खत्म हो जाना है, एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलना है। लेकिन नॉन करेंट एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलना है। जैसे अब इस नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या हो सकता है जी, तो फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट्स को फिर हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि नॉन करेंट एसेट्स में हमने नॉन करेंट एसेट्स में हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या लोन्स एंड एडवांसेस कई बार हम दे रखे होते हैं, वो भी हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ध्यान दो, एसेट्स का मतलब बिजनेस के लिए जो प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए यूज हो रहा है, यानी जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में मिलता है, तो उसको नॉन करेंट एसेट्स कहेंगे। अगर एक साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, खत्म हो गया, उसको करेंट एसेट्स कहेंगे। ठीक है। अब उसमें फिक्स्ड एसेट्स का मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए है, और उसकी दो कैटेगरी हो गई, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जितने भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स किए जाते हैं वो भी क्या हो गया आपका, नॉन करेंट एसेट्स, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एसेट्स हो जाता है। उसी तरह से लोन एंड एडवांसेस जो भी हम देते हैं, बिजनेस से दिया जाता है, वो भी क्या है, एसेट्स है। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट, शॉर्ट टर्म है तो करेंट एसेट्स। अब टेंजिबल एसेट्स, अब मैंने क्या बताया कि ये जो फिक्स्ड एसेट्स है
इसको दो कैटेगरी में हमने डाल लिया, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब हुआ कि ऐसा एसेट्स जिसको हम देख सकते हो, आईज से देख सकते हो, टच कर सकते हो, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा गया, लैंड एंड बिल्डिंग है बिजनेस में, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, कंप्यूटर है। तो ये सारी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये सारे क्या हो गए, फिजिकल एसेट्स भी इनको कहा जाता है। इनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी एसेट्स हैं जो कि इनटेंजिबल, यानी जिसको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है, जो दिखाई हमें नहीं देता है, लेकिन वो एसेट्स है, उसका बेनिफिट बिजनेस को मिलता है। जैसे गुडविल। अब गुडविल का मतलब क्या होता है? गुडविल को नॉर्मली हम मान के चलते हैं कि बिजनेस का जो रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के चलते गुडविल बिजनेस की क्रिएट होती है। और उस यानी ऐसे समझ लो कि गुडविल वो चीज है जिससे किसी भी बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट मिलता है नॉर्मल से। तो किसी का रेपुटेशन हो सकता है, किसी का लोकेशन हो सकता है बिजनेस का अच्छे जगह पे हो, या किसी की बिहेवियर अच्छी हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है। तो गुडविल अब ये दिखाई देने वाला चीज नहीं है, इसीलिए इसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। पेटेंट हमने किसी चीज का करा लिया, पेटेंट राइट्स ले लिया, तो बेटा हमने देखा टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में वो एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर, प्लांट, मशीनरी, ये सारे हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि जो दिखाई नहीं देता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, लेकिन इसकी वर्थ होती है, इसका बेनिफिट हमें बिजनेस में मिलता है। जैसे गुडविल। गुडविल मैंने क्या बताया कि बिजनेस का रेपुटेशन हो, बिजनेस का लोकेशन हो, या बिजनेस के लिए कुछ भी एक ऐसी यूनिक चीज जिससे बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसको गुडविल कहते हैं। तो गुडविल हो गया। पेटेंट राइट्स, कई बार हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसका पेटेंट करा लेते हैं, कोई और उसको कॉपी या डुप्लीकेट नहीं कर सकता है, तो पेटेंट राइट हमारे लिए हो गया। हमने बिजनेस के लिए ट्रेड मार्क ले रखा है, वो हमारे बिजनेस के नाम वगैरह को कोई कॉपी नहीं कर सकता, कॉपीराइट हो गया। अब कंप्यूटर में देख लो, कंप्यूटर जो हार्डवेयर है, लाइक सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, या लैपटॉप हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई आपके लिए? टेंजिबल एसेट्स हो गया। लेकिन उस कंप्यूटर या लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वो आपके लिए क्या हो गया? इनटेंजिबल एसेट्स। तो ध्यान देना। अब करेंट और नॉन करेंट मैंने बताया ही कि करेंट लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर में मिलता है, लंबे समय के लिए हम उसको यूज करते हैं। और करेंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जिसका बेनिफिट हमें विद इन अ ईयर मिल जाना है। तो जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया, कैश या बैंक का बैलेंस हो गया, जितने भी शॉर्ट टर्म आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सारे आपके क्या हो गए? करेंट एसेट्स हो गए। तो ध्यान रखना, एसेट्स जब रियल अकाउंट की हम बात करते हैं तो उसमें वो सारे एसेट्स आ गए, शॉर्ट टर्म वाले भी, लॉन्ग टर्म वाले भी, करेंट एसेट्स भी, और आपके नॉन करेंट एसेट्स भी। तो ये हमारा एसेट्स का कैटेगरी हुआ। अब एसेट्स यानी रियल अकाउंट हमने देख लिया। रियल अकाउंट के बाद हमने क्या देखना है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट आपका 2 टाइप का होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज, ये बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज और इनकम्स होंगे, या इनकम बिजनेस में, अब बिजनेस करोगे तो उसमें एक्सपेंसेज होंगे, एक्सपेंसेज एंड लॉसेस होंगे, एक्सपेंसेज एंड
लॉसेस। उसी तरह से बिजनेस में इनकम्स एंड गेन्स होंगे। तो बिजनेस में चाहे एक्सपेंस हो, लॉस हो, इनकम्स हो, गेन्स हो, उन सबको हम क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट है। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं। अब बिजनेस में क्या होता है? अगर गुड्स का परचेज होता है, परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है, परचेज ऑफ गुड्स होगा तो क्या हो गया? ये एक्सपेंस है। अब ध्यान देना, गुड्स और एक्सपेंस दोनों ही चीजें अलग अलग चीजें हैं। गुड्स वो चीज हो गई जो जिसमें बिजनेस डील करती है, जिसको सेल करने से बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, उसको गुड्स कहा जाएगा। और एसेट्स का मतलब हो गया कि जिसको यूज करके उस गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है या सेल किया जा रहा है। जैसे ये मार्कर है, कैमलिन कंपनी का है। कैमलिन कंपनी के लिए ये मार्कर क्या है? गुड्स है, और इसको सेल करके उसको इनकम जनरेट होता है। लेकिन अगर इसी मार्कर को प्रोड्यूस करने में जो ऑफिस बिल्डिंग यूज हुआ, मशीनरी यूज हुई होगी, कंप्यूटर यूज हुआ, या और भी जो चीजें यूज होंगी, वो क्या हो गया? एसेट्स कहा जाएगा। तो ध्यान देना, परचेज ऑफ गुड्स आपके लिए एक्सपेंसेज है। अगर यही सेल हो रहा है गुड्स का, सेल ऑफ गुड्स आपके लिए क्या हो गया? इनकम हो गया। तो परचेज ऑफ गुड्स को हम परचेज अकाउंट में डालते हैं, तो परचेज अकाउंट ऑलवेज आपके लिए एक्सपेंस हो गया। सेल ऑफ गुड्स को आप सेल्स अकाउंट में डालते हो, तो इसको परचेज ऑफ गुड्स या परचेजेज हम लिखते हैं। परचेज अकाउंट ये आपके लिए एक्सपेंस हो गया, और ये सेल्स अकाउंट हो गया, ये आपके लिए इनकम हो गया। उसी तरह से अब बिजनेस करोगे तो उसमें सैलरी आपको देनी पड़ेगी, सैलरी देने पड़ेगी एम्प्लॉय को। इंटरेस्ट अगर लोन वगैरह लिया रहे तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसी तरह से रेंटेड अगर ऑफिस है तो उस पर रेंट पे करना पड़ेगा। रॉयल्टी कई बार पे करनी पड़ती है। कई बार एम्प्लॉयज को कमीशन देना पड़ता है। तो चाहे कुछ भी हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, रेंट हो, रॉयल्टी हो, कमीशन हो, पे कर रहे हो, या इवन पेएबल भी है, अभी देना नहीं है, देना है अभी दे नहीं रखे हो, दोनों ही केस में ये क्या हो गया? आपके लिए एक्सपेंसेज एंड लॉसेस हो गया। उसी तरह से अगर यही रेंट, इंटरेस्ट या कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन या रॉयल्टी रिसीव होता है या रिसीवेबल है, रिसीव्ड होता है या रिसीवेबल है, तो आपके लिए इनकम हो गया। और ध्यान दो, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी आपके लिए बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। डेप्रिसिएशन के ऊपर एक अलग से चैप्टर ही है। होता क्या है डेप्रिसिएशन? तो इसको डिफाइन किया जाता है कि इट्स अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलिसेंस। यानी फिक्स्ड एसेट्स को जब हम यूज करते हैं बिजनेस में तो उसकी वैल्यू में कमी आती है, और वैल्यू में जो कमी आती है उसी को डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। जब लाइक 50,000 का हमने एक कंप्यूटर खरीदा, 1 साल यूज किया, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू 45,000 की रह गई, तो 5,000 का जो उसकी वैल्यू में जो कमी आई उसी को हम क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक अलग से चैप्टर ही है। ये क्या है? बिजनेस के लिए लॉस है, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट लॉस में दिखाओगे। उसी तरह से डिस्काउंट कई बार हमें अलाउ करना पड़ता है कस्टमर को, तो डिस्काउंट अलाउड होता है, तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। लेकिन अगर यही डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो हमारे लिए क्या है? ये गेन है। उसी तरह से बैड डेट्स अगर आपके बिजनेस में होता है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को जो उधार में हमने सेल किया, जिसको क्रेडिट सेल कहा जाता है, तो उधार में जो हमने सेल किया वो क्रेडिट सेल हुआ, अब उनसे हमें पैसा लेना होता है। तो अगर वो पैसा उसमें से कुछ डूब जाता है, नहीं मिलता है, उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स। और ये लॉस हो गया हमारे लिए। लेकिन अगर ये बैड डेट्स की रिकवरी हो जाए, यानी ये पैसा हमें मिल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और ये हमारे लिए गेन है। तो हमने अभी तक 3 टाइप के अकाउंट्स को देखा: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमने पर्सन से रिलेटेड देखा, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो सकता है। रियल अकाउंट का मतलब
एसेट्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी या एसेट्स हो गया बिजनेस का, और नॉमिनल अकाउंट का मतलब बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं या इनकम्स एंड गेन्स हैं। अब ये जो 3 टाइप की हमने अकाउंट्स देखी, इसी के बेसिस पर हमें डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होता है। कैसे, देख लो। अब रूल्स की बात करें, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके दोनों ही एस्पेक्ट, बोथ एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना है, यानी उसके लिए एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट, उसके लिए हमें 3 टाइप के अकाउंट्स को जानना है। अब ये 3 टाइप के अकाउंट्स को हमने जान लिया, तो इसी के बेसिस पर अब हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट लगाना है कि विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। तो सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं। पर्सनल अकाउंट में देखो क्या होता है, ये बिजनेस है, इस बिजनेस का किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये पर्सन है। और अब अपने आप को इस बिजनेस के जगह रख के सोचो कि इस बिजनेस के लिए हमने अकाउंटिंग करनी है, ये कोई पर्सन है जिसके साथ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो आपको सिंपली ये देखना है कि ये पर्सन इस बिजनेस के लिए क्या है, रिसीवर है या गिवर है, ये बिजनेस से कुछ ले रहा है या बिजनेस को कुछ दे रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये पर्सन बिजनेस से कुछ ले रहा है तो इसको क्या कहेंगे, रिसीवर, और उस केस में हमें इसको क्या कर देना है जी, डेबिट कर देना है। ध्यान रखना, अगर कोई पर्सन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसमें अगर कोई पर्सन बिजनेस से कुछ ले रहा है यानी बिजनेस के लिए रिसीवर है, तो उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करना है। उसी तरह से ये पर्सन अगर कुछ दे रहा है बिजनेस में, यानी बिजनेस के लिए ये गिवर हो गया, और उस केस में इसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। किसको क्रेडिट करना है, इस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कोई भी पर्सन हो, चाहे वो नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो या रिप्रेजेंटेटिव हो पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, अगर बिजनेस के लिए वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, पर्सनल उस पर्सन के अकाउंट को डेबिट करो। अगर वो बिजनेस के लिए गिवर है, बिजनेस को कुछ दे रहा है, तो उस पर्सन के अकाउंट को क्रेडिट करो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये पर्सनल अकाउंट के लिए हमारा डेबिट क्रेडिट का रूल हो गया। इसी तरह से हम रियल अकाउंट के लिए देख सकते हैं। रियल अकाउंट में हमने क्या देखा कि रियल अकाउंट में बिजनेस के जितने भी एसेट्स होता है उसी को रियल अकाउंट कहते हैं। एसेट्स कह लो या प्रॉपर्टीज कह लो। अब इसमें सिंपली हम देखते हैं क्या टर्म आप यूज करते हो, व्हाट कम्स इन बिजनेस, व्हाट कम्स इन बिजनेस। व्हाट का मतलब यहां पर एसेट्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर एसेट्स बिजनेस में इन हो रहा है, व्हाट कम्स इन बिजनेस यानी एसेट्स बिजनेस में अगर आ रहा है उसको हमें डेबिट करना है। इसके लिए एक और वर्ड क्या लिख सकते हो, परचेज ऑफ एसेट्स भी लिख सकते हो। परचेज ऑफ एसेट्स यानी बिजनेस में अगर एसेट्स परचेज किया जा रहा है तब भी हमें डेबिट करना है, या इसको इंक्रीज इन एसेट्स कह सकते हैं, इंक्रीज इन एसेट्स। तो ध्यान दो, कहने का तरीका अलग अलग है। एसेट्स परचेज हो रहा हो या एसेट्स इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में, या व्हाट कम्स इन बिजनेस हो रहा है, तीनों ही एक ही बात है। चाहे बिजनेस में एसेट्स इन हो या परचेज हो एसेट्स या इंक्रीज हो रहे एसेट्स, तीनों ही केस में एसेट्स के अकाउंट को हमने क्या करना है, डेबिट करना है। ये एसेट्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट के लिए शॉर्टकट डीआर वर्ड यूज होता है। तो ध्यान देना, अगर कंप्यूटर परचेज कर रहे हो कंप्यूटर का अकाउंट डेबिट करो, फर्नीचर परचेज कर रहे हो फर्नीचर का अकाउंट डेबिट करो, मशीन परचेज कर रहे हो मशीन का अकाउंट डेबिट करो। जस्ट इसका रिवर्स इधर ले लो, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस, व्हाट गोज आउट फ्रॉम बिजनेस
व्हाट का मतलब यहां पर क्या हो गया, एसेट्स, यानी बिजनेस से एसेट्स अगर आउट हो रहा है तो क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है। और क्या लिख सकते हैं हम, सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का अगर सेल हो रहा है तो ऑब्वियसली एसेट्स आउट होगा बिजनेस से। या और क्या लिख सकते हो, डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स, यानी एसेट्स चाहे सेल हो या डिक्रीज हो या आउट हो रहा है बिजनेस से, एक ही बात है। हमने क्या करना है, एसेट्स के अकाउंट को, एसेट्स के अकाउंट को हमने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। जैसे मशीनरी सेल हो रहा है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, वहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, सेल्स और परचेज केवल गुड्स के लिए यूज होगा। उसी तरह से फर्नीचर सेल हो रहा है तो फर्नीचर का अकाउंट क्रेडिट होगा, बिल्डिंग सेल हो रहा है तो बिल्डिंग का अकाउंट क्रेडिट होगा, वहां पर सेल परचेज नहीं होगा। बिल्डिंग परचेज हो रहा है तो वहां पर भी परचेज ना होके बिल्डिंग का अकाउंट ही डेबिट होगा। तो ध्यान रखना, एसेट्स या प्रॉपर्टीज रियल अकाउंट, इसमें हमें यही देखना है कि हमारा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, हमारा एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में एसेट्स इन हो रहा है तो उस एसेट्स के अकाउंट को हमें डेबिट करना है। अगर वो एसेट्स डिक्रीज हो रहा है यानी उसको सेल कर रहे हैं तो उस एसेट्स के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। इज इट क्लियर? अब बात करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट हमें पता है कि बिजनेस में हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि हमारे बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। हमारे बिजनेस में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, देखो। अच्छा, ये तो करा दिया, ठीक है। हाँ, नॉमिनल अकाउंट में मैंने क्या बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे उसको आपको क्या करना है, डेबिट करना है। उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे, डीआर वर्ड यूज करो। जितने भी आपके बिजनेस में एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उसको आपने डेबिट करना है। उसी तरह से जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे जो मैंने बताया और भी होते हैं उसको भी एक बार देख लेना। बिजनेस में जितने भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट करना है, सीआर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। तो ध्यान दो, नॉमिनल अकाउंट के लिए हमारा क्या रूल हो गया कि ऑल एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। तो हमारा रूल क्या हो गया, डेबिट क्रेडिट का रूल क्या हो गया। तो पर्सनल अकाउंट के लिए अलग रूल है। पर्सनल अकाउंट के लिए हमने क्या देखा कि रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के लिए हमने देखा कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो, या बिजनेस में इन हो रहा है एसेट्स तो उसको डेबिट करो, बिजनेस से आउट हो रहा है तो उसको क्रेडिट करूं। नॉमिनल अकाउंट के लिए हमने क्या देखा कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उसको डेबिट कर दो, इनकम्स एंड गेन्स हैं उसको क्रेडिट कर दो। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग भी डेबिट क्रेडिट हम करते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन की अगर बात करूं तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस में 4-5 कैटेगरीज हम डालते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की कहते हैं। सबसे पहले एसेट्स के अकाउंट्स की बात करते हैं। एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूं, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करना है, हमें डेबिट करना है। डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना है जी, उसको क्रेडिट करना है। दूसरी कैटेगरी क्या हो गया जी, कैपिटल का। कैपिटल मैंने क्या बताया कि कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में, तो ओनर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करना है, इंक्रीज हो तो क्रेडिट करना है, और डिक्रीज हो तो
डेबिट करना। ध्यान दो, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट। लेकिन कैपिटल के लिए क्या हो गया, रिवर्स हो गया, अपोजिट। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो। इसी तरह से तीसरी कैटेगरी लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है कि दो टाइप, ओनर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस में उसको कैपिटल कहेंगे, और अदर देन ओनर्स इन्वेस्टमेंट जितने भी होते हैं उसको लायबिलिटीज कहा जाएगा। इसको आउटसाइडर्स लायबिलिटी भी कहा जाता है, यानी ओनर के अलावा दूसरे पर्संस के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज भी कैपिटल की तरह ही होगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट करो, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से फोर्थ है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू कह लो या इनकम्स एंड गेन्स कह लो, रेवेन्यू कहो या इनकम्स कहो, एक ही बात है। ये भी ऐसे ही होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज, सब में क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। उसी तरह से रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट। तो ध्यान देना, चाहे कैपिटल हो, लायबिलिटी हो या रेवेन्यू हो, तीनों के लिए एक ही रूल हो गया क्या, कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको क्रेडिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो। एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लिए आपका सेम हो गया। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दो, और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर दो। तो ध्यान देना, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम के लिए इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, ये तीनों एक तरह से हो गए। और एसेट्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एक साइड, एक टाइप का हो गया। उसमें क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट करो, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करो। तो इस तरह से हमने आज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स देखा, डेबिट क्रेडिट के रूल्स को मैंने कराया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बेसिस पर आप जर्नल एंट्री करना सीखोगे। अकाउंट्स में ये सीखोगे कि किस अकाउंट्स को हमें, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज आपको करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट है, जब भी एंट्री होगी तो उसमें जीएसटी की भी एंट्री करनी होती है, वो भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।